नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी गुरु चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हमारा विषय रहेगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मरुस्थल डेजर्ट, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क और कुछ घाटियां व मैदान और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के परिवहन के साधन या परिवहन के मार्ग। आज हमारा ये मुख्य विषय रहेगा। तो इन विषयों में हम शुरुआत करते हैं। आज हमारे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे पहले हम देखेंगे डेजर्ट या मरुस्थल। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में मुख्य रूप से दो मरुस्थल हैं। एक इधर है कैलिफोर्निया राज्य में, सेरा निवेदा राज्य में स्थित है। इस मरुस्थल का नाम क्या है? मोजावे मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है? मोजावे मरुस्थल, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में विशेषकर यूएसए देश के पश्चिमी किनारे पर, या कह सकते हैं कि यहाँ एक पर्वत है। नाम क्या इसका? हमने पीछे क्लासों में देखा था, रॉकीज पर्वत। कौन सा पर्वत है? रॉकीज पर्वत के पश्चिमी ढालों पर, या कह सकते रॉकीज पर्वत के पश्चिम की तरफ क्या है, ये स्थित है। और यह इस मरुस्थल की उत्पत्ति का कारण क्या है कि क्यों इस मरुस्थल की उत्पत्ति हुई? इस मरुस्थल की उत्पत्ति का कारण है व्यापारिक हवाएं। यह मरुस्थल व्यापारिक हवाओं के वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित है। कौन से प्रदेश में? वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित है। व्यापारिक हवाएं, हमने एक स्पेशल क्लास ली थी जिसमें यह था कि व्यापारिक हवाएं उत्तरी गोलार्ध में कौन सी दिशा से कौन सी दिशा में चलती है और पश्चिम हवाएं कैसे चलती है। तो वृष्टि छाया सब व्यापारिक हवाएं, पश्चिम हवाएं, ध्रुवीय हवाएं, ये भूगोल में इनका बार बार चर्चा होती रहेगी, इनका बार बार इनका नाम आता रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि व्यापारिक हवाएं क्या है, कैसे चलती हैं। ये व्यापारिक हवाओं के वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित है। अब हम ये देखेंगे कि वृष्टि छाया प्रदेश क्या होता है। हम किसे कहेंगे वृष्टि छाया प्रदेश? जैसे हमने देखा कि ये रॉकीज पर्वत के पश्चिमी ढालों पर पश्चिम की तरफ है और यहाँ प्रशांत महासागर के तट के और रॉकीज पर्वत के बीच में क्या है, ये स्थित है। इसकी उत्पत्ति का कारण क्या बताया हमने? व्यापारिक हवाओं की वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित है, या व्यापारिक हवाएं इसकी उत्पत्ति का कारण बनती है। क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक हवाओं की दिशा ये है, इस दिशा से व्यापारिक हवाएं आती हैं। एक तो सबसे मुख्य बात, यहां समुद्र है, ये स्थल भाग आ गया। इसके बाद यहाँ क्या है? पर्वत है। तो जब समुद्र भाग से कोई भी हवाएं स्थल भाग की तरफ प्रवेश करती है तो अपने साथ समुद्र भाग से नमी लेकर आती है, पानी लेकर आती है, जल की मात्रा उनमें भरपूर होती है। जैसे ये आगे बढ़ती हैं, स्थल भाग में वर्षा करते हुए आगे बढ़ती है। जैसे यहां से आएंगी सागर से, अटलांटिक महासागर से, तो सबसे पहले वर्षा यहां करेंगी, फिर इसके बाद धीरे धीरे वर्षा करते हुए आगे बढ़ेगी और लास्ट में क्या है, इसके अवरोध के रूप में रॉकीज पर्वत आ जाएगा। रॉकीज पर्वत के अवरोध के रूप में ये ज्यादातर वर्षा कहां करेगी? इसकी इस ढालों पर करेंगी। इस ढालों पर वर्षा इसकी बिल्कुल कम होती है। एक तो दूर हो गए, सागर से क्या है, ये स्थान दूर है, इसलिए यहाँ नमी या पानी, वर्षा हवाओं में नमी की मात्रा इतनी नहीं होती कि वर्षा कर सके। दूसरा, रॉकीज पर्वत के वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित है, या कह सकते हैं कि रॉकीज पर्वत के वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित होने की वजह से यहाँ वर्षा की मात्रा भी क्या होती है? कम होती है। इसलिए इस मरुस्थल की क्या हुई? उत्पत्ति हुई। अरे वृष्टि छाया प्रदेश क्या होता है? जैसे ये कोई पर्वत है, हवाएं किसी भी पर्वत श्रृंखला से, किसी भी ऊंचे स्थान से टकराती हैं, पर्वत या ऊंचे स्थान से जब हवाएं टकराती हैं तो क्या होती है? ऊपर उठती है, ऊपर उठती है। और ऊपर उठते हुए हवाओं के तापमान में क्या आती है? कमी आती है। और कमी आने की वजह से यहाँ क्या होती है? हवाएं संतृप्त हो जाती है, बादल बन जाते हैं और यहाँ क्या हो जाती है? वर्षा हो जाती है। क्या हो जाती है? वर्षा। और ये वर्षा बहुत अच्छी होती है, तीव्र गति से होती है। तो यूं कह सकते हैं कि जब ये पर्वतों से टकराकर जब ये ऊपर उठती है ना हवाएं, तो अपने अंदर जो उपलब्ध जल की मात्रा थी उसको यहीं पर क्या कर देती है? छोड़ देती है, निर्मुक्त
कर देती है। अब इनमें नमी की मात्रा पहले से यहां तक जाते जाते नमी की मात्रा वैसे कम हो जाएगी, और कुछ रोकीज परत से टकराने के बाद जो नमी थी वो भी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अब ये हवाएं जैसे ही रोकीज परत को पार करते हुए उसके दूसरे ढालों पर उतरेंगे या पश्चिमी ढालों पर उतरती हैं, तो यहाँ क्या होता है, इसमें तापमान में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। इसलिए इसमें नमी की मात्रा जो संतृप्तता थी ना, वो उसकी मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब यहाँ हवाएं संतृप्त नहीं रहेंगी, तो इसलिए यहाँ क्या करती है, वर्षा नहीं करती है, नहीं के बराबर, मतलब नाममात्र क्या होती है, यहाँ वर्षा होती है। इसी को, इसके इस ढाल को, पर्वत है ना, पर्वत का ये ढाल है, इसको तो हम क्या कहेंगे, वृष्टि प्रदेश। क्या कहेंगे, वृष्टि प्रदेश। और इसको क्या कहेंगे हम, वृष्टि छाया प्रदेश। ठीक है, ये वृष्टि प्रदेश क्या होता है, वृष्टि छाया प्रदेश क्या होता है, हवाएं जिस पहाड़ों के जिस भाग से टकराती हैं और वहां वर्षा करती हैं, उसको तो हम क्या कहेंगे, वृष्टि प्रदेश। और उसके विपरीत वाला ढाल, जहां पर उसकी नाममात्र से वर्षा होती है या जिस ढाल से हवाएं नीचे उतरती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। तो ये शब्द आएंगे बार बार कि वृष्टि प्रदेश क्या होता है, वृष्टि छाया प्रदेश क्या होता है। तो यह प्रदेश है जो व्यापारिक हवाओं के कौन से क्षेत्र में है, वृष्टि छाया प्रदेश में, क्योंकि व्यापारिक हवाएं इस रोकित पर्वत के इस ढाल पर तो वर्षा करती हैं, लेकिन इस ढाल पर वर्षा नहीं कर पाती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, व्यापारिक हवाओं के वृष्टि प्रदेश, वृष्टि छाया प्रदेश में क्या है, ये स्थित है। इसलिए यहाँ क्या होती है, वर्षा नाममात्र की ही होती है, वर्षा क्या होती है, कम होती है। इसको एक अन्य नाम भी दिया गया है यहाँ, धूल का कटोरा। क्या नाम दिया गया है, धूल का कटोरा नाम दिया गया है, क्योंकि मरुस्थल प्रदेश है तो धूल तो होगी, लेकिन यहां इसमें शुष्कता बहुत अधिक है, तो यह प्रदेश अत्यधिक शुष्क है। अत्यधिक क्या है, शुष्क प्रदेश है। कौन सा, मोजावे मरुस्थल। इसकी शुष्कता या वर्षा नहीं होने का, मरुस्थल की उत्पत्ति का कारण तो क्या है, व्यापारिक हवाएं, लेकिन इसकी शुष्कता का कारण क्या है, इसकी शुष्कता का कारण क्या है, यहां एक ठंडी जल धारा चलती है, ऐसे ऐसे जो भाषा की धारा पड़ेगी इसमें तब बताइए, उसका नाम क्या है, कैलिफोर्निया की, कैलिफोर्निया की ठंडी धारा। तो इसकी शुष्कता का कारण क्या है, कैलिफोर्निया की ठंडी धारा, और उत्पत्ति का कारण क्या है, व्यापारिक हवाएं। तो व्यापारिक हवाएं क्या है, वृष्टि छाया प्रदेश में क्या है, ये स्थित है। कौन सा मरुस्थल है, मोजावे मरुस्थल, जो यूएसए में स्थित है, रोकीज पर्वत के पश्चिमी ढाल की तरफ। या कैलिफोर्निया राज्य है, सेरा नेवादा राज्य है, इन राज्यों में क्या है, ये स्थित है। इसके बाद दूसरा मरुस्थल है हमारा, ये यहां स्थित है, इसका नाम क्या है, सोनेराम मरुस्थल। कौन सा है, सोनेराम मरुस्थल। ये मरुस्थल मैक्सिको देश में स्थित है। कहां स्थित है, मैक्सिको देश में, और सेम वही है, रीजन सारे वही है। उत्पत्ति का कारण व्यापारिक हवाओं के वृष्टि छाया प्रदेश में है, और शुष्कता का कारण क्या है, कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा इसके क्या शुष्कता का कारण है। इसके भी यहाँ ये भी एक रीजन है, इसके भी किनारे पर क्या है, पर्वत श्रृंखला है। यहाँ कौन सा पर्वत है, ये पश्चिमी सियरा माद्रे, ये इसका पर्वत है। और इसी की वजह से क्या है, इसके पूर्वी ढालों पर तो क्या हो जाती है, वर्षा हो जाती है, लेकिन इसके पश्चिमी ढालों पर वर्षा नहीं होती, इसलिए इस मरुस्थल की क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है, इसका उत्पादन हुआ है। तो ये था उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित मरुस्थल। मुख्य रूप से दो मरुस्थल है, मोजावे और सोनेराम, दोनों की सेम है, व्यापारिक हवाओं के वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित है। दोनों की उत्पत्ति का कारण है व्यापारिक हवाएं, और शुष्कता का कारण क्या है, कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा। इसकी वजह से क्या है, ये यहाँ वर्षा होते हुए भी वर्षा क्या होती नहीं होती। अगर मौसम बने ना, तो इस धारा की वजह से भी क्या है, वर्षा का मौसम नहीं बन पाता है। तो धारा की वजह से वर्षा का मौसम क्यों नहीं बन पाता, ये आगे। अब हमारा नेक्स्ट बिंदु है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के राष्ट्रीय उद्यान। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में मुख्य रूप से 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं जो प्रसिद्ध हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है
यूएसए में स्थित है। यहां इसका नाम है येलोस्टोन नेशनल पार्क। क्या नाम है? येलोस्टोन नेशनल पार्क। इसका नाम येलोस्टोन नेशनल पार्क इसलिए पड़ा क्योंकि यहां से एक नदी गुजरती है जो मिसौरी नदी की सहायक नदी है, येलोस्टोन नदी, उसी के नाम पर इसका क्या नाम पड़ा है? येलोस्टोन नेशनल पार्क, जो पूर्ण रूप से किसमें स्थित है? यूएसए देश में स्थित है। इस विशेष एक बात ध्यान रखने योग्य है कि यह विश्व का प्रथम नेशनल पार्क, विश्व का कौन सा पार्क है? प्रथम नेशनल पार्क है, जिसकी स्थापना 1872 ईस्वी में हुई थी। तो सबसे पहले विश्व का कौन सा नेशनल पार्क है? येलोस्टोन नेशनल पार्क। तो सबसे पहले इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। इस येलोस्टोन नेशनल पार्क को बताया जाता है कि भूवैज्ञानिक दृष्टि से क्या है? असंवेदनशील है। भूवैज्ञानिक दृष्टि से असंवेदनशील का मतलब क्या है? इसके आंतरिक भागों में हलचल होती रहती है। जो भूकंप वगैरह आते हैं ना, तो ये इसमें हलचल होती है, तो इसमें इसकी प्रकृति या इसका धरातलीय स्वरूप क्या होता है? बदलता रहता है। तो आंतरिक रूप से क्या है? एक असंवेदनशील क्या है? ये क्षेत्र है। दूसरा है, हम पढ़ेंगे कनाडा देश में स्थित है। यहां रॉकीज पर्वत के, ये दोनों रॉकीज पर्वत के पूरी ढालों पर ही है। इसका नाम क्या है? वुड बफेलो राष्ट्रीय उद्यान, वुड बफेलो नेशनल पार्क। ये कहां स्थित है? कनाडा देश में स्थित है, और ये कनाडा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। कहां का? कनाडा का सबसे बड़ा क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है। और नाम से ही पता लग रहा है वुड बफेलो, मतलब ये वन तो है ही, साथ में ये जंगली भैंसों के लिए क्या है? ये प्रसिद्ध है। बफेलो मतलब भैंसे, तो जंगली भैंसों के लिए क्या है? प्रसिद्ध क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है। और इस उद्यान को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो कह सकते हैं कि वुड बफेलो नेशनल पार्क विश्व धरोहर है। तो विश्व की धरोहर क्या है? कौन सा है? वुड बफेलो नेशनल पार्क, जो कहां स्थित है? कनाडा में स्थित है। मुख्य रूप से जंगली भैंसों के लिए प्रसिद्ध है, और ये कनाडा का सबसे बड़ा क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है। इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट हमारा नेशनल पार्क है, अलास्का में स्थित है, कटमई राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा उद्यान है? कटमई। जगह है अलास्का के अंदर, उसका नाम क्या है? कटमई, और उसी के नाम पर है कटमई राष्ट्रीय उद्यान। इसको कटमई अलास्का राष्ट्रीय, साथ में अलास्का का भी नाम जोड़ा जाता है, कटमई अलास्का राष्ट्रीय उद्यान भी इसको कहा जाता है। यहां 1912 में एक ज्वालामुखी का उद्गार हुआ था। कब? 1912 में नोवा राप्ता। कौन सी ज्वालामुखी थी? नोवा राप्ता ज्वालामुखी के उद्गार के समय, नोवा राप्ता ज्वालामुखी के उद्गार के बाद में इस क्षेत्र में जगह जगह, जैसे ज्वालामुखी उद्गार हुआ, ऐसे करके जगह जगह आज भी क्या होता है? इस क्षेत्र में जगह जगह क्या होता है? जब धरती से धुआं और गैसें क्या होती है? निकल रही है, उत्सर्जन उनका क्या हो रहा है? कंटिन्यू उनका उत्सर्जन हो रहा है। इसलिए इस राष्ट्रीय उद्यान को 10,000 धुआरों की घाटी भी कहा जाता है। 10,000 द्वारों की घाटी भी कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि यह भी क्षेत्र क्या है? भूवैज्ञानिक दृष्टि से क्या है? असंवेदनशील है। इसमें भी क्या हो रही है? लगातार हलचलें हो रही है, क्योंकि लगातार हलचल हो रही है तभी तो लगातार नीचे क्या हो रहा है? गैसें बाहर निकल रही है, नीचे से धरातल से, जमीन से नीचे गैस धुआं बाहर निकल रहे। तो यही एक रीजन है, इसको क्या कहा जाता है? 10,000 धुआरों की घाटी कहा जाता है। तो ये थे अपने उत्तरी अमेरिका में 3 क्या है? नेशनल पार्क। येलोस्टोन नेशनल पार्क जो विश्व का पहला उत्तरी अमेरिका में स्थित मैदान, शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान, नदियों द्वारा निर्मित मैदान और कुछ घाटियां, इनके बारे में हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे।
तो सबसे पहले उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित, यहां हमने अभी पढ़ा था मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल है? मोजावे मरुस्थल। तो मोजावे मरुस्थल में स्थित एक घाटी है जिसको क्या कहते हैं? मृत घाटी। कौन सी घाटी है? मृत घाटी, जो उत्तरी अमेरिका की प्रसिद्ध क्या है? घाटी है। इस घाटी में रीजन क्या है? इसको मृत घाटी क्यों क्या कहा जाता है? क्योंकि ये शुष्क घाटी। कैसी घाटी है? शुष्क घाटी है। यहाँ शुष्क हवाएं चलती हैं। यूं कह सकते मरुस्थल क्षेत्र में स्थित है, तो यहाँ जीवन भी क्या है? संभव नहीं है। इसको दरार घाटी भी कहा जाता है। यह दरार घाटी में स्थित है, इसको दरार घाटी के नाम से भी जाना जाता है। और यह उत्तरी अमेरिका का सबसे निम्नतम स्थान है। सबसे क्या है? निम्नतम स्थान है। तो इसकी अगर हम निम्नतम स्थान में देखें तो -85 मीटर समुद्र तल से इसकी क्या है? गहराई है। तो समुद्र तल से 85 मीटर क्या है? ये गहराई। जैसे अगर हम उत्तरी अमेरिका के बारे में देखेंगे, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जो अलास्का पर्वत के ऊपर स्थित है, मैकिनले, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 6594 मीटर। उसी प्रकार अगर हम ये देखें कि उत्तरी अमेरिका की सबसे नीचा स्थान कौन सा है? मृत घाटी, जिसकी गहराई कितनी है? -85 मीटर। तो समुद्र तल से -85 मीटर है। जैसे अगर हम इसमें देखें तो ये हमारा उत्तरी अमेरिका का स्थल भाग है। यहाँ तो क्या है? पर्वत भाग है। इसके इस क्षेत्र में ये क्या है? नीचे की तरफ है। तो ये तो क्या है? सबसे ऊंची चोटी होगी। ये क्या होगी? सबसे नीचा स्थान हो गया। निम्नतम या नीचा स्थान है। तो ये कौन सी मृत घाटी? ये कौन सा इसका सबसे ऊंची चोटी? तो उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिनले। और सबसे निम्नतम स्थान कौन सा है? मृत घाटी। ये दरार घाटी में क्या है? स्थित है। इसकी एक मुख्य विशेषता ये भी है, क्योंकि शुष्क है, गर्म है, और यह रोकीज पर्वत के पश्चिमी ढालों पर क्या है? ये स्थित है। यह रोकीज पर्वत है, इससे क्या है? पश्चिम की तरफ क्या है? ये स्थित। दरार घाटी किसे कहते हैं? ये ध्यान रखना कि किसे कहेंगे दरार घाटी। जब यूं मानो कि ये उत्तरी अमेरिका का स्थलीय भाग है, आंतरिक हलचलों की वजह से स्थल भाग में कहीं पर क्या होता है? दरार हो जाती है और ये भाग टूटकर कुछ भाग नीचे की तरफ धंस से जाता है। इससे जो दरार पड़ गई, इसको क्या कहते हैं? दरार घाटी कहते हैं। ये क्या है? दरार घाटी में स्थित है। आंतरिक हलचलों की वजह से हम आगे जैसे भूकंप पढ़ेंगे, प्लेटें पढ़ेंगे, तो यहाँ एक प्लेट भी है, जो उस प्लेट की वजह से क्या है? यहाँ आंतरिक हलचलें होती रहती है। जैसे दरार घाटी का यहाँ क्या हुआ? निर्माण हुआ है। इसके बाद एक घाटी और है यहाँ कैलिफोर्निया में, इसको क्या कहते हैं? सिलिकॉन घाटी। इसका यही ध्यान रखना, ये कंप्यूटर चिप बनाने के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ कंप्यूटर चिप बनती है और इसी के नाम पे इसका नाम पड़ा क्या है? सिलिकॉन घाटी। कौन सी कहाँ स्थित है? कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया में क्या है? स्थित है। इसके बाद हम देखेंगे कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में मैदान है जहां, जिसको हम क्या कहते हैं? ग्रेट प्लेन। क्या कहते हैं? ग्रेट प्लेन, या कह सकते हैं कि महान मैदान। इसका निर्माण का हमने जैसे उत्तरी अमेरिका की नदियां पढ़ी है, इसके निर्माण में उत्तरी अमेरिका की मुख्य नदी है मिसिसिपी, व मिसौरी। मिसौरी नदियों द्वारा निर्मित मैदान है। मिसिसिपी व मिसौरी नदियों द्वारा क्या है? निर्मित मैदान है। और ये सबसे ज्यादा उत्तरी अमेरिका का अन्न उत्पादन क्षेत्र है, या इसमें मुख्य रूप से अन्न है गेहूं व मक्का। गेहूं व मक्का का क्या होता है? सबसे अधिक उत्पादन होता है। और ये इसी नदियों द्वारा क्या है? सिंचित है। इसी नदियों द्वारा क्या है? निर्मित मैदान है। आगे है खाड़ी तटीय मैदान, जो कि मैक्सिको की खाड़ी के तट के आसपास स्थित है। इसको हम क्या कहते हैं? खाड़ी तटीय मैदान, जो मैक्सिको खाड़ी तट के चारों तरफ स्थित है। तो यहाँ मुख्य रूप से कपास का उत्पादन होता है। किसका उत्पादन होता है? कपास का उत्पादन होता है। यह भी मिसिसिपी मिसौरी द्वारा नदियों द्वारा बहाकर लाई गई गाद से निर्मित क्या है? मैदान है।
इसी वजह से यहाँ मिट्टी उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी है, और इसीलिए क्या है, यह कपास का उत्पादन होता है। नेक्स्ट हमारा जहां इस क्षेत्र में स्थित है प्रेरीज घास का मैदान। क्या नाम है? प्रेरीज। इसका ध्यान रखना, विश्व के हम जो भी महाद्वीप पढ़ेंगे ना, प्रत्येक महाद्वीप में एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान आएगा। कौन सा? शीतोष्ण कटिबंध घास। तो ये भी क्या है, प्रेरीज कैसा है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, जो कहां स्थित है? यूएसए की उत्तरी अमेरिका में। यूएसए में दोनों देशों में, कनाडा में भी है और यूएसए में भी क्या है, ये स्थित है। उत्तरी अमेरिका में स्थित शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहते हैं? प्रेरीज कहते हैं। ऐसे दक्षिण अमेरिका में आएगा, यूरोप में आएगा, एशिया में भी आएगा, ऑस्ट्रेलिया में आएगा, अफ्रीका में भी आएगा। इसलिए प्रत्येक महाद्वीप में स्थित इस शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को आप ध्यान रखना है। इसकी मुख्य विशेषता क्या? मिट्टी पाई जाती है चरणोजम। कैसी मिट्टी पाई जाती है? चरणोजम मृदा पाई जाती है, जो कि क्या है, गेहूं उत्पादन के लिए, गेहूं उत्पादन के लिए क्या है, उपयुक्त होती है। और इसीलिए इस प्रेरीज घास के मैदान में, जो भी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, इसी में सभी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में मुख्य फसल क्या है? गेहूं। गेहूं की मुख्य फसल की जाती है। मिट्टी चरणोजम पाई जाती है, साथ में गेहूं क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है। मुख्य रूप से गेहूं कौन से मौसम में बोई जाती है? सर्दियों में। तो शीतोष्ण कटिबंधीय फसल होने की वजह से सभी प्रकार के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में कौन सी खेती की जाती है? गेहूं की खेती की जाती है। साथ में यहां इस प्रेरीज घास के मैदान में दोनों मौसम में, बसंतकालीन और शीतकालीन, दोनों प्रकार की गेहूं की खेती की जाती है। बसंत काल में कह सकते हैं कि साल में दोनों समय गेहूं की खेती करते हैं। बसंत काल में भी गेहूं उगाते हैं और सर्दियों में क्या होता है, गेहूं उगाते हैं। दोनों समय क्या हो जाती है, गेहूं की खेती की जाती है। कारण क्या है कि बसंत काल में तो क्या है, गर्मी का मौसम रहता है, सूर्य उत्तरायण हो जाता है, इसलिए पूरा ये क्षेत्र है जो क्या होता है, इसकी पूरे की बर्फ पिघल जाती है, तो ये आसानी से क्या हो जाती है, गेहूं की खेती की जाती है। लेकिन सर्दियों के समय जब सूर्य दक्षिणायन जाता है, तो इस क्षेत्र में क्या हो जाती है, बर्फ जम जाती है। इसलिए इसके निचले ढालों में, निचले भागों में क्या की जाती है, शीतकालीन गेहूं की खेती की जाती है। लेकिन जैसे ही सूर्य जब उत्तरायण होता है, तब यहाँ पूरे क्षेत्र की बर्फ पिघल जाती है, इसलिए यहाँ पर पूरे में क्या की जाती है, गेहूं की खेती की जाती है। तो सर्दियों में भी और गर्मियों में दोनों समय क्या किया जाता है, गेहूं की खेती की जाती है। तो ये थे उत्तरी अमेरिका में स्थित हमारे घास के मैदान है, घाटियां हैं। मुख्य रूप से 3 मैदान है। प्रेरित घास के मैदान है, जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, जहाँ गेहूं की खेती होती है। और दोनों समय में, बसंत काल में और शीतकाल में, दोनों समय क्या हो जाती है, गेहूं की खेती होती है। यहाँ मिट्टी चरणोजम मिट्टी पाई जाती है, गेहूं के लिए क्या है, उपयुक्त मिट्टी होती है। दूसरा है ग्रेट प्लेन, जो मिसिसिपी मिसौरी नदियों द्वारा निर्मित क्या है, ये मैदान है, जहाँ गेहूं और मक्का की खेती की जाती है। विश्व का सबसे अधिक मक्का उत्पादन करता है अमेरिका। क्या विश्व का सबसे अधिक मक्का कौन उत्पादन करता है, अमेरिका। लेकिन खाता नहीं है, खाता गेहूं है, और उत्पादन क्या करता है, मक्का उत्पादन करता है। इसके बाद यह है खाड़ी तटीय मैदान, जो कि मैक्सिको की खाड़ी तट के चारों तरफ है। यह भी मिसिसिपी मिसौरी नदियों द्वारा क्या है, निर्मित है। और ये इसमें मुख्य फसल कौन सी है, कपास उत्पादन किया जाता है। 2 घाटियां हैं,